चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको इसका उद्देश्य समझाया कि पंचायतें भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में एग्जिस्ट करती थीं। आज़ादी के बाद राज्यों का सब्जेक्ट होने की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसका ढांचा विकसित हुआ। हाँ, अलग अलग कमेटियाँ केंद्र सरकार के स्तर पर बनी और उन कमेटियों के सुझाव को राज्यों ने अपने स्तर पर अपनाया भी। लेकिन क्योंकि भारत में एक संघवाद भी है, एक फेडरल कंसेप्ट है, जिसकी वजह से राज्यों को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने स्तर पर ये निर्धारित करें कि उनके वहाँ पर जनसंख्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की अवेलेबिलिटी किस तरह से है, उस तरह से वो ये डिसाइड करें कि पंचायत का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। हमने देखा कुछ राज्यों ने 3 टायर सिस्टम अपनाया, कुछ राज्यों ने 2 टायर सिस्टम अपनाया, कुछ ने 4 टायर सिस्टम भी अपनाया। किसी राज्य ने पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया तो किसी ने ज़िला परिषद को बनाया। सभी का अपना अपना कंसेप्ट था। 2 कमेटियां हमने चर्चा की, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की और 1977 की अशोक मेहता कमेटी, जनता पार्टी की सरकार के समय की। अशोक मेहता कमेटी क्योंकि जनता पार्टी के समय बनाई गई थी और जनता पार्टी बाद में उनकी सरकार ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने उस सिफारिशों के आधार पर अपनी पंचायती सिस्टम को रिवाइटलाइज़ करने का काम किया। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के अब हम जब अगली कमेटी के विषय में पढ़ेंगे, पंचायतों के सुधार को लेकर के जो भी सुझाव आए हैं, तब तक बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर ही पंचायतें चल रही हैं। अशोक मेहता कमेटी चाहे आई, लेकिन सिफारिशें लागू हो नहीं पाई। और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो बनी थी और उसके जो सुझाव आए, उसके बेसिस पर 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसे स्वीकृति दी और राज्यों को नोटिफाई किया। उसके आधार पर ही पंचायतें अभी तक भी चल रही थीं जब अगली कमेटी आएगी। और ये अगली कमेटी है GV.K. राव कमेटी। तो आज हम GV.K. राव कमेटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि इस कमेटी का गठन प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था 1985 में। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है। पहली कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। दूसरी कमेटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाई थी क्योंकि जनता पार्टी की सरकार थी उस समय में। इस कमेटी का गठन प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया है 1985 में और इसका मेन पर्पज़ यही था, इसे यही देखना था। ये GV.K. राव कमेटी थी, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कि रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किस तरह का हो, किस तरह का अब तक एक्सपेक्ट किया गया था और किस तरह का विकसित हो गया है। जब इसने छानबीन की, तफ्तीश की, स्टडी की, तो इसे ये समझ में आया कि पिछले लंबे समय से 1950s जब से संविधान लागू हुआ और 1952 जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में प्रोवाइड की गई, तब से लेकर के अब तक इन्होंने ये पाया कि बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, अफसरशाही उसमें ज़्यादा एंटर हो गई, लोग और लोगों के नुमाइंदे उससे धीरे धीरे दूर जाते रहे। सरकारी तंत्र की जो मशीनरी है वो उसमें एंटर होती चली गई। यानी कि एक तरह से जो ग्रास रूट लेवल पर हम सेल्फ गवर्नमेंट लाना चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक मैनर में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड फंक्शन करना चाहते थे, उसमें हम चूक गए। क्योंकि कारण ये है कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एग्जिस्ट करती थी, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेसी के तौर पर जानते हैं, सिविल सर्वेंट्स मेनली, उन लोगों ने इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया धीरे धीरे और जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ब्यूरोक्रेटाइज हो गया, जो कि डेमोक्रेटिक कंसेप्ट के विरुद्ध था। अगर हम उसे ब्यूरोक्रेटाइज करते चले जाएंगे तो फिर वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। तो हमने ये माना कि ग्रास तो हुई
लेकिन रूटलेस ग्रास हुई। सो इट इज़ नॉट द ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर एक स्लोगन उस समय में मशहूर हुआ, ग्रास विदाउट रूट्स। ओके, जड़ों के बिना ग्रास। ग्रास तो है, ग्रीन है, हरियाली है, हरा है, यानी कि एक लाभ है, एक सिनेरियो है जिसमें कुछ लोग हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं, वो अफसरशाही है। इट इज़ अ लश ग्रीन ग्रास। बट जड़ें नहीं कहीं भी। जड़ें जो देश के आम जनता है, जड़ें जो लोकतंत्र में लोग होते हैं, वो यहाँ कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन हाँ, ऊपर हरी घास ज़रूर नज़र आती है, एक अफसरशाही नज़र आती है, एक ब्यूरोक्रेसी नज़र आती है। सो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, ऐसा माना गया डेवलपमेंटल प्रोसेस का। और ये एंटी अप्रोच थी, जो अप्रोच इमेजिन की गई थी। और इमेजिन्ड अप्रोच ये थी कि एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन होगा डेवलपमेंटल वर्क्स का। तो वापस से उसे डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ ले जाने की बात की गई और फिर से पंचायतों को रिविटलाइज करने के लिए GVK राव कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। और वो रिकमेंडेशंस क्या आती हैं, उन्होंने फिर से वही दोहराया कि डिस्ट्रिक्ट एक परफेक्ट यूनिट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। मैंने आपको अभी बताया कि अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन चाहे आई भी, और अशोक मेहता कमेटी ने भी डिस्ट्रिक्ट को ही एक अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ डेवलपमेंट माना था, लेकिन हमने ये देखा था कि अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें नहीं लागू हो पाई, क्योंकि सरकार ही गिर गई थी जिस सरकार ने उसको जन्म दिया। तो फिर इस समय तक बलवंत राय मेहता कमेटी की 3 टायर स्कीम ज़्यादा डोमिनेंट थी, जिसके तहत पंचायत समितियों को यूनिट ऑफ डेवलपमेंट माना गया था। पंचायत समितियों को ब्लॉक लेवल पे यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन माना गया था, कि अगर डेवलपमेंट के काम की डिसेंट्रलाइजेशन होनी है तो वो यहाँ से होनी है। क्या थे 3 स्तर के बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव क्या थे? किस तरह की उन्होंने पंचायत के 3 टायर कौन से इमेजिन किए थे? हम्म कुर्सी सीधी करिए इधर। पंचायत समितियाँ ब्लॉक लेवल पे। तो पंचायत समितियाँ बलवंत राय कमेटी ने उनको डेवलपमेंट का यूनिट उन्हें माना था, लेकिन अशोक मेहता कमेटी उससे अलग थी। उसने ज़िले को माना था कि उसे डेवलपमेंट यूनिट माना जाए। बट मैंने अभी बताया सिफारिशें लागू नहीं हुई। GVK राव कमेटी ने बलवंत राय कमेटी से अलग जाके अशोक मेहता कमेटी वाली बात को ही दोहराया यहाँ पर, कि भाई जिला परिषद को एक प्रिंसिपल बॉडी माना जाए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओके, पंचायती लेवल पर जिला परिषद को एक प्रिंसिपल बॉडी के तौर पर माना जाए सभी तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने के लिए। ओके, तो ये बात ध्यान रहे। इस बात में GVK राव कमेटी अशोक मेहता की सिफारिशों से सहमत है, ना कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों से। मतलब पिछले 20 से 30 साल के अनुभव से अगर 1957-58 में बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव आते हैं और 1985 में इस कमेटी का गठन होता है, तो लगभग पिछले 30 बरस के अनुभव में ये सीखा गया था कि ब्लॉक लेवल पर अभी तंत्र उतना विकसित नहीं हुआ, अभी जागृति उतनी नहीं पहुंची है, अभी भी संसाधन उतने नहीं है, रिसोर्सेज अभी भी उतने नहीं हैं, लोगों में शिक्षा का स्तर अभी उतना नहीं है कि प्लानिंग हो पाए, डेवलपमेंटल काम हो पाए। फ्रेगमेंटेशन काफ़ी है, विलेजेस के साइज़ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, काफ़ी हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है। डाइवर्सिटी कंट्री में कई ग्राउंड्स पर बहुत सारी है, उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो लोकल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो संस्थाएं बन रही हैं, पंचायत समितियां जैसी, इसमें बहुत ही लोकलाइज कैरेक्टर की जात पात से जुड़ी हुई राजनीति डोमिनेंट है। इसलिए विकास के कार्यों का लाभ सभी तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। इसलिए माना गया कि एक लेवल पर एक सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी ज़िले के स्तर पर एग्जिस्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी की फॉर्म में। जो ऑफिसर्स मेरिट के बेस पर सेलेक्ट होकर के आए हैं, उनके वाया जब नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचेगा, यकीनन ही उसमें
क्षेत्रीय जात पात संस्कृति के आधार पर होने वाले भेदभाव का दबाव कम होगा। उन दफ्तरों पे इन दबाव का असर कम नज़र आएगा, क्योंकि वो दफ्तर संरक्षित रहते हैं संविधान के द्वारा, वो प्रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है। तो ऐसा माना गया कि क्यों ना उस स्तर की उस प्रशासनिक क्षमता को अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए नुमाइंदों के साथ जोड़ करके विकास के कार्यक्रम ज़िले के स्तर से चलाए जाएं तो लाभ पहुंचा सकते हैं। काफ़ी सारे नकारात्मक तत्व हैं जिन्हें हम शांत रख सकते हैं और धीरे धीरे सिस्टम का विकास हो जाएगा। तो इसलिए ज़िले को ही एक एप्रोप्रिएट यूनिट माना जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी यही सुझाव दिया है। नेक्स्ट एस्पेक्ट वो कहते हैं कि जो कुछ फंक्शंस हैं जो स्टेट लेवल में हैं, स्टेट लेवल पर उन चीज़ों की प्लानिंग की जाती है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल को ट्रांसफ़र किया जाए। यानी कि यहाँ पर वो डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल को अगर आप एक बार प्लानिंग का यूनिट मानते हैं तो देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उस इंस्टीट्यूशन को वेल एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 से 6 घंटे बेहतरीन तरीके से लेक्चर दे सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, और अगर आप मुझसे एक घंटा काम ले रहे हैं तो फिर ये एक तरह से अंडर एफिशिएंट आउटपुट कहलाएगी। आप मुझसे पूर्ण रूप से कार्य नहीं ले रहे हैं। अगर आप लेते रहेंगे तो एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक इसी तरह से अब आपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिट डेवलप किया है, अब अगर उसके स्तर पर कार्य होंगे तो लोगों में उसकी योग्यता स्थापित होगी। लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट हैं, वो डिलीवर होने लग जाएंगी। और एक बार जब वो डिलीवर होने लगेंगी, लोग अपनी एस्पिरेशंस को उन डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायती इंस्टीट्यूशंस के वाया फुलफ़िल होते देखेंगे तो लोगों का फेथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रति डेवलप होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उसके साथ आकर के जुड़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, और जितना भारी जन समर्थन कार्य की सिद्धियों के आधार पर पंचायतों को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा पंचायतें सशक्त होंगी, सेकुलर होंगी और वर्क ओरिएंटेड होंगी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होंगी। इसलिए ये कहा गया कि भाई कुछ कार्य ऐसे भी हों जो स्टेट लेवल पर अभी डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा हैं, उन्हें आप डेवल्यूट कर दीजिए टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट। जो कार्य एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर के ही हैं, ताकि पंचायती इंस्टीट्यूशंस को हम फुली डेवलप कर पाएँ, लोगों को उससे जोड़ पाएँ। तो वो यहाँ पर बताया गया। पहले ये होता था, अगर आप ध्यान से देखें तो अशोक मेहता कमेटी ने ब्यूरोक्रेसी को जोड़ने का काम करने के सुझाव दिए थे पंचायती इंस्टीट्यूशंस के साथ। अशोक मेहता कमेटी ने ये समझाने का काम किया था कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसे आप चेयरमैन बनाएं जिला परिषद लेवल के इंस्टीट्यूशंस का। अब यहाँ पर आप देखें तो GVK राव कमेटी जो है अपने सुझाव में एक डेडिकेटेड ऑफिसर की बात कर रही है। वो ये कह रही है कि ये वर्क प्रॉपरली परफॉर्म हो, इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर का कैडर क्रिएट किया जाए, जिसका नाम वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया जाए, एक पोस्ट ऐसी क्रिएट की जाए। आप एग्ज़ाम के वाया इसकी पोस्ट को रिक्रूट करते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्ज़ाम्स में एक नया कार्डर डेवलप करते हैं, एक नई सर्विसेज डेवलप करते हैं, जिसमें आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जुड़े कामकाज निभाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट का निर्माण करेंगे। इसे बनाया जाए और ये जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, CEO। और ये उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी कामकाज और दफ्तर हैं उन्हें प्रिजाइड करेगा, ओवरसीन करेगा, सुपरवाइज़ करेगा। ज़िले में विकास से जुड़े जितने भी कामकाज होंगे उनका कार्यभार ये संभालेगा, क्योंकि ये उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कमिश्नर होगा। इस तरह से पंचायतें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे डिलीवर करने योग्य होंगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑलरेडी रेवेन्यू से संबंधित बहुत मामलों से दफ्तर भरे रहते हैं। आज के दौर में हम जब बात करते हैं तो आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दफ्तर 1970-80 के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर से बहुत अलग है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते तब बहुत सी मजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ भी निभाया करते थे। बहुत से ऐसे दीवानी के मामले हुआ करते थे
जिनका निपटारा उनके दफ्तरों में हुआ करता था। आज वो चीज़ें अलग हो गई हैं, आज ऐसा नहीं है। क्लियर कट डिवीज़न कर दी गई है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेकिन मुद्दा ये है कि फिर भी अगर देखा जाए तो रेवेन्यू रिलेटेड वर्क बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है बहुत सारे टास्क के साथ। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सफल बनाना है, अगर उस समय में ऐसा कहा गया था कि यदि ये डेवलपमेंट पंचायत हैं और डेवलपमेंट का कार्य होना अनिवार्य है, तो एक ऑफिसर कैटेगरी भी डेडिकेटेड इसके लिए बनानी पड़ेगी। इसलिए डेवलपमेंट कमिश्नर की बात यहाँ पर आई, ये GV के राव कमेटी ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमने ये पाया है, बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद पंचायतों का जब राज्यों के द्वारा गठन किया गया तो हमने ये देखा कि लगभग कई राज्यों में 11-11, 12-12 साल हो गए हैं, चुनाव ही नहीं कराए गए, जबकि पंचवर्ष पे चुनाव होने अनिवार्य थे। अनिवार्य ये थे कि सुझाव था कि 5-5 वर्षों पे चुनाव कराएं। 11-11, 12-12 सालों से भी यदि चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो पंचायती इंस्टीट्यूशंस पैतृक हो जाएंगी, हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगी। परिवार, रसूखदार घराने और कुछ खास कम्युनिटीज़ की बपौती बन जाएंगी, शक्ति का अवशोषण करने का जरिया बन जाएंगी, या पावर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए चुनाव लगातार होने चाहिए ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं पंचायती, वो जनता के प्रति अकाउंटेबल रहें, ऑलवेज़ आंसरेबल रहें, ऑलवेज़ जनता के प्रति काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे 5 साल के बाद लोग आपको हटा देंगे। लेकिन जब आप पता है कि चुनाव ही नहीं हो रहे हैं और राज्य सरकार ने एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है और नेक्सस क्रिएट हो रखा है राज्य सरकार के साथ उसका, वो उन्हीं के हितों को सर्व कर रहे हैं, तो जनता के हित सर्व नहीं होंगे और चुनाव होंगे नहीं तो आप सुनिश्चित हैं कि आपको कोई हटाने वाला नहीं। ऐसे में आप जनता के जो दुख हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके हितों को कभी भी सुनेंगे, समझेंगे नहीं। यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। लोकतंत्र में लगातार चुनाव होने भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वहाँ पर कहा गया कि रेगुलर इलेक्शंस कराए जाएं। तो सभी सुझाव देखिए बहुत ही ऑर्गेनिक से थे, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि कोई रट्टे वाली बात, ये सब लॉजिकल था कि भाई चुनाव लगातार कराए जाएं, एक डेवलपमेंट कमिश्नर हो, प्लानिंग फंक्शंस कुछ जो राज्य स्तर के हैं वो उनको दे दिए जाएं जिलों को, और जिले परिषद को प्रिंसिपल बॉडी बनाया जाए। 1985 में हुआ और आप सब जानते हैं कि ये वो दौर था 1984-85 जब इंदिरा गांधी का निधन हो गया था। उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर वहीं पर उसी समय फिर चुनाव भी हुए और राजीव गांधी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ, अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ राजीव गांधी की सरकार ने भारत में सरकार बनाई। तो राजीव गांधी, आपको पता है कि इनोवेशन से काफ़ी जुड़े हुए थे। IT रेवोल्यूशन लाने वाले राजीव गांधी माने जाते हैं। उनका बड़ा योगदान रहा है इस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और भी बहुत से कामों में। अब मुद्दा ये है कि उस समय में हो ये रहा था कि इंदिरा गांधी की दोबारा जो सरकार आई थी, उस दोबारा सरकार का मेन एस्पेक्ट ये था कि जो पिछली बार का सरकार का नारा था वो विफल हो गया था, गरीबी हटाओ वाला। 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा जो चलाया गया था वो विफल हुआ, इमरजेंसी का दौर आया। 1980 के दशक में आई हुई इस सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हम पर कर्जा बहुत था और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था भारतीय अर्थव्यवस्था पर कि अब आप धीरे धीरे अपने दरवाजे खोलिए, एक क्लोज्ड इकॉनमी से धीरे धीरे ओपन इकॉनमी की तरफ जाइए। और ये वो दौर था 1985 का, राजीव गांधी का, जब भारत ने ग्रेजुअली 1 बाय 1 इंडियन डोर्स ओपन करने शुरू कर दिए थे इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, इंटरनेशनल कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि भारत पर कर्जे का बोझ कम हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ सकें और हम जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसके खर्चे को वहन कर सकें। ऐसे प्रयास हो रहे थे और इसी समय में ये माना गया कि भाई खेतीबाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर क्षेत्र में भारत बड़े पैमाने पर कार्यरत था, इंडियन एक एग्रेरियन कंट्री थी और 65 से 65 to 67% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी। जब तक आप उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाते हैं, जब तक आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हैं, तब तक भारत के उद्योग धंधों को डिमांड नहीं मिलेगी और जब तक उन्हें डिमांड नहीं मिलेगी तब तक उनकी सप्लाई बूस्ट नहीं होगी और जब तक उनकी सप्लाई बूस्ट नहीं होगी
तब तक मुनाफे नज़र नहीं आएंगे। जब तक मुनाफे नज़र नहीं आएंगे निवेश नहीं आएगा, और जब तक निवेश नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक भारत में पूंजी का निर्माण नहीं होगा भारत आयात पे निर्भर रहेगा, इंपोर्ट पे, और कर्जे में ही चलता रहेगा। तो माना गया कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े स्तर का परिवर्तन लाना होगा। वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है, आमदनी बढ़ानी होगी, इसके लिए उनका पैदावार बढ़ाना होगा और रोज़गार के नए अवसर खोलने पड़ेंगे। इसके लिए नहरों का विकास कार्यक्रम चलाया जाए, कुएँ खुदवाए जाएँ, और 1970 के दशक में चरम सीमा पर पहुंच रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के कार्यक्रम को बल प्रदान किया जाए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा और देखा गया कि ये पंचायतों के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। तो LM सिंघवी कमेटी बनाई राजीव गांधी ने 1986 के दौर में। ओके, ये सिंघवी कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है। इसके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाएंगी, सही मायने में 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो सिंघवी कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों को अपने अंदर लिए हुए है, और ये सवाल भी आता है। तो 1986 में बनाई गई सिंघवी कमेटी का नाम भी देखिए, जो मैंने अभी आपको कहानी समझाई है उसी से जुड़ा हुआ नाम भी है कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। दो वर्ड ज़बरदस्त हैं यहाँ पर। एक तो छवि जो जुड़ गई थी बड़े लंबे समय से कि कांग्रेस रेजिम इज़ नोन फॉर द ऑटोक्रेसी एंड एब्सोल्यूट पावर, जो कि इमरजेंसी के समय में भी दिखा, और 1980 से 1984 का इंदिरा गांधी का दौर सिख इशू को टैकल करने के मामले में काफ़ी फेलियर पाया गया था, और ऐसा माना गया था कि सप्रेसिव पावर्स यूज़ की गई हैं। चाहे उनका बाद में असैसिनेशन भी हुआ, लेकिन ये माना गया कि पंजाब मैटर इंदिरा गांधी से, कांग्रेस से हैंडल नहीं हुआ। लोकतंत्र की हत्या हुई है, जीनोसाइड किए गए हैं। तो कांग्रेस के ऊपर राजीव गांधी पर एक बहुत बड़ा भार, दायित्व या बोझ कह लें कि लोकतांत्रिक छवि दोबारा स्थापित करनी थी देश की, और विकास तो था ही था, डेवलपमेंट, तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, और पंचायतों को इसका बड़ा आधार माना गया। सो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। LM सिंघवी कमेटी की पहली रिकमेंडेशन क्या कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए पंचायतों को। अब तक ये बात नहीं कही गई थी, अब ये पहली बार ये बात कही गई है कि एक नया चैप्टर पंचायतों का ऐड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके तहत पंचायतें बने, उनका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन उस चैप्टर में मेंशन हो, और फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस पंचायतों के हों, उसका प्रोविज़न भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करिए। तो पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्टेटेड हों, संविधान में इनका मेंशन हो, चैप्टर हो, ताकि ये एक ऑब्लिगेशन हो राज्यों के लिए कि एक तो पंचायत हर राज्य में होनी चाहिए, दूसरा उसके चुनाव निरंतर होने चाहिए, और तीसरा उसे आपको ये फंक्शंस और पावर्स देनी है, और चौथा फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। पंचायतें प्रभावी बन सकें, इसके लिए पंचायतों को एक लीगल स्टेटस देना ज़रूरी है, ताकि पंचायतें जब कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो जाएंगी तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन हो जाएगी राज्यों को इसकी पालना करना। और फिर अगर राज्य इसकी पालना नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर हो जाएगी आर्टिकल 365 का प्रयोग करते हुए कि राज्य केंद्र के दिशा निर्देश नहीं मान रहा, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति उपयोग करने योग्य हो जाएगा केंद्र। तो फिर केंद्र उन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और राज्य फिर उन कानूनों की पालना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट रिकॉग्निशन देने की बात कौन सी कमेटी ने की? अब तक बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV के राव कमेटी, किसी ने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं की थी। ये सिंघवी कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने की बात की राजीव गांधी के समय में। सिंघवी कमेटी ने कहा कि न्याय पंचायतें हों और ग्राम स्तर पर ना हों, जैसे ग्राम पंचायत है उस तरह से न्याय पंचायतें ना हों, क्योंकि हो सकता है एक गांव की आबादी 200-300 लोगों की आबादी हो, ऐसे में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर, क्योंकि विलेजेस का मेन एस्पेक्ट आप समझिए, हमारे देश में जो चीज़ ऑर्गेनिकली इस्टेब्लिश्ड हुई है वो विलेजेस हैं। विलेजेस मेजॉरली नेचुरल विलेजेस हैं, और ऐसे में विलेजेस में कम्युनिटी डोमिनेंस ज़्यादा नज़र आएगा आपको। विलेजेस बहुत स्ट्रांगली क्लैन बेस्ड हैं। क्लैन कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री एंड पर्टिकुलरली इन द विलेजेस।
अब आबादी मान लीजिए कम है और उसमें एक क्लैन, एक कम्युनिटी, सिंपल कंसेप्ट है, एक एथनिसिटी या एक रिलीजन का वर्चस्व है, ऐसे में न्याय पंचायतें वहाँ पर काम कर रही हैं। हो सकता है कोई एक कम्युनिटी, कोई एक एथनिसिटी, कोई एक रिलीजन ऑलवेज़ रडार पे रहे, ऑलवेज़ टारगेट पे रहे, ये ठीक नहीं है। एटलीस्ट इतनी का पॉपुलेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना का लेवल तो होना चाहिए न्याय पंचायतों के अधीन, इतने के लोग होने चाहिए कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन दिखे, एक लेवल पर हेट्रोजेनिटी नज़र आए, ताकि ये हो सके कि जो न्याय हो वो विजिबली नज़र आ रहा हो कि न्याय हो रहा है। इसलिए बात की गई कि न्याय पंचायतें हों, लेकिन न्याय पंचायतें क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस के लिए हों, यानी कि विलेजेस के क्लस्टर बनाए जाएं और उस एक क्लस्टर को एक न्याय पंचायत दी जाए। ये ना हो कि एक एक छोटे छोटे गांव 150-150, 200 आबादी वाले अपनी ही न्याय पंचायत बना के बैठे हों, वो तो फिर एक घर की पंचायत हो गई, फिर वही लोग दूसरों को सजा दे रहे हैं और काम हो रहा है। लेकिन 15-20-25 हज़ार तक की आबादी की अगर एक न्याय पंचायत होगी, फिर यह करना नामुमकिन हो जाता है। फिर वो चीज़ जो है वो सामाजिक दबाव बनता है, क्योंकि फिर हर एक कम्युनिटी के अच्छे खासे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। इसलिए क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए न्याय पंचायत प्रपोज की गई। ये दूसरा रिकमेंडेशन था। तीसरा था विलेजेस को भी रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। विलेजेस को रीऑर्गेनाइज की जाए ताकि ग्राम पंचायत इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रखती हों कि ग्राम पंचायतें बीइंग पंचायतें वायबली काम करने योग्य हों, सोशली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली ग्राम पंचायत वायबल हो। मुझे खुद बताइए, आप 150-200 लोगों का गांव है, उसकी अपनी पंचायत है, क्या काम क्या करेंगे? उसमें से 50 से 100 लोग तो मान लीजिए गरीबी रेखा के नीचे हैं, 100 में बाकी बचे 100 में से 50 जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन है। बाकी बचे 50 क्या संसाधन दे देंगे उस ग्राम पंचायत को चलने के लिए? ग्राम पंचायत क्या काम करेगी? नाम की पंचायत होगी, वो सिर्फ न्याय पंचायत के अलावा डेवलपमेंट पंचायत का कोई काम नहीं करेगी। पुरानी फिल्मों में आपने पंचायतों का काम क्या देखा था? लड़ाई झगड़े निपटाना, न्याय देना। रजनीकांत और अनिल कपूर वाली बुलंदी फिल्म में पंचायत क्या करती थी? रजनीकांत इस तरह से करके मफलर भेज लेता था एकदम एंड में डिसीजन देके, है ना, और मुंह में सिगार फेंक के निकल लेता था। सिर्फ न्याय करते थे वो। तो पहले तो पंचायतों की छवि हमारे दिमाग में यही बसी थी कि पंचायतें झगड़ों का निपटारा, ज़मीन का विवाद सुलझाने का काम करते हैं। किसी पत्नी चली छोड़ के किसी का पति सन्यासी हो गया, मामलों को सलटा देते हैं। इससे अधिक काम आप तभी कर सकते हैं जब आप एम्पावर्ड हो, कोई संसाधन हो, कोई पैसा हो, कोई दायित्व आप पर डाले जाए। इसलिए कहा कि वह पंचायतें भी रीऑर्गेनाइज करो, इतनी की जनसंख्या तो हो एक पंचायत के अधीन को काम करने लायक वायबल भी हो सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल। ओके, तो विलेज रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात की उन्होंने। एक विलेज छोटा सा अकाउंट हो रहा है, बड़ा करो इसको थोड़ा, इधर का भी हिस्सा, इधर की भी जनसंख्या थोड़ा इसको भी इसमें डालने की कोशिश करो। या रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब इस विलेज को इस और इस विलेज के साथ जोड़ो, फिर इसे एक ग्राम पंचायत दो, फिर एक ग्राम पंचायत इसको दो। समझ आई बात? ये चीज़ है। उसने कहा इसके साथ साथ कि जहाँ एक तरफ ग्राम पंचायतों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ग्रास रूट लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हो तो ग्राम सभाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक देखिए ग्राम सभा का जिक्र नहीं आ रहा था, ग्राम पंचायत का जिक्र आ रहा था, पंचायत समिति का जिक्र आ रहा था, जिला परिषद का जिक्र आ रहा था, फिर अशोक मेहता कमेटी में मंडल पंचायत का जिक्र आया, ग्राम सभा का जिक्र नहीं आ रहा था। हालांकि ग्राम सभा बाय नेचर ही है, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी गई है तो फिर उसमें ग्राम सभा कंसेप्ट इस तरह से इंड्यूस हो जाता है कि सिर्फ वो लोग सिर्फ उस दिन के लिए ही एक्टिवेट नहीं होंगे जिस दिन वो ग्राम पंचायत को चुनेंगे, अगले 5 बरस तक के लिए भी वो लोकसभा की तरह उस ग्राम पंचायत से सवाल करेंगे एक ग्राम सभा के रूप में। तो आज आपने देखा होगा ग्राम सभाएं गांव के सभी 21 बरस से ऊपर के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी यूनिवर्सल 21 बरस उम्र होती है उसके लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करके अपने ग्राम सभा लगी होती है, पूरी लोग बैठे रहते हैं, सर्कल लगा रहता है और बीच में पंच परमेश्वर बैठे रहते हैं। पंच परमेश्वर कहे गए हैं, परमेश्वर याद रखना। तो पंच परमेश्वर सरपंच बैठे रहते हैं और सारा फैसला चलता है। ग्राम सभा से सवाल पूछे जाते हैं, पानी का कहा था क्या हुआ, इस तरह के कंसेप्ट होते हैं।
एनसीईआरटी में ये वाक़या बड़े दिखाए गए हैं और एनसीईआरटी के वाया मैंने पिछले जन्म में लेक्चर दिए भी थे, वो मेरे हैं यूट्यूब पे पड़े हैं, पिछले जन्म में जाके सुन लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाए, ऐसा कहा गया। ओके, कई जन्म होते रहे हैं, यहीं रहे हैं युगों से। विलेज पंचायत को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दें, पंचायत समितियाँ ठीक है, जिला परिषद ठीक है, ग्राम स्तर पर जो पंचायतें हैं उनको और भी अधिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए ताकि वो काम कर सकें। और ये भी एक नई बात इन्होंने की, किसी ने नहीं की, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स बनाइए, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स फॉर द पंचायत, यानी कि पंचायतों के लिए भी ट्राइब्यूनल बनाइए जिनका काम ये होगा पंचायतों से जुड़े चुनाव के मुद्दे, इलेक्शन पिटीशंस, इलेक्शन में हुई कोई तरह की धांधलियाँ, पंचायतों के कामकाज से जुड़े हुए मुद्दे, धांधलियाँ, इन सारे मैटर को सुनवाई करने के लिए एक डेडिकेटेड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन नेटवर्क बने, दैट इज़ द जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ताकि पंचायत के चुनावी मुद्दों पर निपटारे तुरंत आ सकें, ताकि पंचायत के खिलाफ होने वाली शिकायतें, कामकाज में आने वाली कमियों के निवारण तुरंत हो सकें। इस तरह का एक ट्राइब्यूनल यहाँ पर बने। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की, बड़ी बात है, ग्राम पंचायतें काम कर सकें उसके लिए रीऑर्गेनाइजेशन की बात की, और क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए ही न्याय पंचायतें हों और जुडिशियल ट्राइब्यूनल देने की बात की। तो एलएम सिंघवी की ये रिकमेंडेशंस रही हैं। इन रिकमेंडेशंस को मानते हुए अब राजीव गांधी सरकार इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट लाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखेंगे कैसे राजीव गांधी सरकार उसे लाएगी। स्वीकार भी हुआ लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ, सरकार पलट गई, नई सरकार आई, फिर वो भी लेकर के आई और फिर सरकार पलटी। फाइनली पीवी नरसिम्हा राव को ये किस्मत ने मौका दिया कि वो जा कर के 1991 में इस प्रस्ताव को ला पाए, इस अमेंडमेंट को ला पाए, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देश ने देखा संविधान के दायरे में। ओके, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुको, देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले तो एलएम सिंघवी की रिकमेंडेशंस को मान्यता देते हुए राजीव गांधी की सरकार ने इसके लिए अमेंडमेंट बिल लाने का काम किया। उनको ऐसा लगता था कि पंचायतों को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जुलाई 1989 में संसद में आया। ऑब्वियसली बात है कि लोकसभा में ही आएगा, लोकसभा में आया। लोकसभा के द्वारा उस 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जुलाई 1989 में वो आया था, अगस्त 1989 में पास कर दिया गया। बट ये बिल राज्यसभा में बुरी तरह से अपोज किया गया। इस बिल का ज़बरदस्त खंडन भी किया गया, ये कह करके कि केंद्र सरकार केंद्रीकरण की ओर बढ़ रही है, सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करने की कोशिश की जा रही है। राजीव गांधी की सरकार एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है, दैट इज़ द पंचायत, उसके रिलेटेड लॉ लेकर के आना चाहती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाहती है और अपनी सोच, अपनी शर्तें राज्यों के ऊपर लागू करना चाहती है, उन्हें बाध्य करना चाहती है। जो स्वतंत्रता उन्हें संविधान के द्वारा संघीय ढांचे की मर्यादा में मिली है, ये तय करने की कि वो किस तरह से थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को मैनेज करें, पंचायतों को कैसे चलाएं, संचालित करें, उस क्षमता और उस अधिकार का हनन केंद्र सरकार करना चाहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी चुनौतियां रहती होंगी एक सरकार के लिए। कानून लाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ आप ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते थे, देश में लोकतंत्र चाहते थे, दूसरी ही तरफ ये भी देखना ज़रूरी था कि कानून के प्रावधान इस तरह के होने चाहिए जो संघीय ढांचे को किसी भी तरह से आहत ना करें। जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश्ड है उसे किसी भी फॉर्म में डिस्टॉर्ट ना करें, हर्ट ना करें, डैमेज ना करें। और ये अश्योरेंस दिला पाना अपोजिशन पार्टीज़ को, जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहती हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन क्योंकि बहुत ही ब्रूट मेजॉरिटी थी लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में तो वो बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में उस बिल का अपोज़ किया गया ज़बरदस्त तरीके से। इतने में राजीव गांधी की सरकार गिर गई, सरकार ख़त्म हो गई और अब आती है नई सरकार, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, वीपी सिंह की सरकार। और वीपी सिंह की सरकार जब यहाँ पर आई है तो उसने भी वही प्रयास किए हैं। क्या प्रयास किए हैं?
नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट नवंबर 1989 में आती है। जून 1990 में पंचायतों को स्ट्रेंथन और रिविटलाइज करने के लिए 2 दिन की चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस काफ़ी मशहूर है ये, चीफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, जो कि उस समय प्रधानमंत्री बने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की मिली जुली सरकार में। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि पंचायतों को स्ट्रेंथन करना चाहिए और उसके लिए बिल री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ सितंबर 1990 में, लेकिन फाइनली